नमस्कार दोस्तों, ऑर्चर्ड डायरी में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा शर्मा आपको अपने सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा के साथ मंजीत चौहान के बगीचे में ले चलती हूँ। मंजीत चौहान ने अपने पुराने रॉयल डिलीशियस के सेब के बगीचे के साथ साथ नए क्लोनल रूटस्टॉक का बगीचा लगाया है। इनका क्लोनल रूटस्टॉक पर सेब का बगीचा तैयार करने का 15 सालों से भी ज्यादा का अनुभव है। मंजीत चौहान उर्फ पम्मी चौहान शिमला जिला के चौपाल तहसील के कुमड़ा गांव के रहने वाले हैं। बागवान होने के साथ साथ यह एक शिक्षक भी है और सेब बागवानी से जुड़ी संस्था प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन के सदस्य भी है। तो आइए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जी के साथ पम्मी चौहान का बागवानी से जुड़ा अनुभव जानते हैं। नमस्कार जी, मैं धर्मेंद्र शर्मा ऑर्चर्ड डायरी में आपका स्वागत है। जैसा कि सेब बागवानी 7,000-8,000 करोड़ की एक इंडस्ट्री है और पूरे हिमाचल में जो आर्थिकी का है वो मूल आधार है। ज़मीनी स्तर पर जो बागवान है वो किस तरह से इस बागवानी क्षेत्र से जुड़े हैं और वो अपने स्तर पर किस तरह के अनुसंधान और अपना रिसर्च और प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर आज हम पहुंचे हैं शिमला जिला के चौपाल तहसील के देवत पंचायत में कुमड़ा गांव में, जहां पर कि एक प्रगतिशील बागवान ने अपनी मेहनत और लगन से पिछले लगभग 10 सालों में बागवानी में एक नया आयाम स्थापित किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें बागवानी में उनके काम की तो बहुत उल्लेखनीय काम है, जिन्होंने कि अपनी परंपरागत सेब बागवानी से थोड़ा हटकर धीरे से सोचा और उसके ऊपर अपना शोध विचार और उसके ऊपर अपना काम करना शुरू किया और आज सक्सेसफुली नई तकनीक और नई टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं कुमड़ा गांव में गोपाल चौहान जी के घर में, और इनके साथ इनके बड़े बेटे हैं पम्मी चौहान जी है और छोटे बेटे हरजीत चौहान है और साथ में इनके ब्रदर बलवीर चौहान जी है। तो हम इनसे जानेंगे आज कि बागवानी में इन्होंने पिछले 10 सालों में क्या ऐसी नई चीज़ की। जैसे आज हम बातचीत करते हैं कि क्लोनल रूटस्टॉक या सीडलिंग रूटस्टॉक पे, तो इनका किस तरह से इसमें काम रहा, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है सर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं मंजीत चौहान पेशे से टीचर हूँ और साथ में बागवानी का काम भी करते हैं। तो 2008 से पहले हम लोग ज़्यादा काम सीडलिंग पे करते थे, ट्रेडिशनल वैरायटियाँ जैसे रॉयल वगैरह। तो यहाँ हमारी हाइट है 5500 फीट। हमारे को मेन दिक्कत आती थी, हमारे रूट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और कलरिंग लेट होती थी। फिर उसके लिए फिर हमने नई कोशिश की, भाई कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर ये जो नया एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, सबसे पहले हमने शुरू किया 793 रूट स्टॉक। ये वाइड रूट स्टॉक है, सीडलिंग का लगभग 90%। अच्छा, जो एक सीडलिंग पे जैसे ये प्लांट है, हाँ जी, तो इसका मतलब 10% इससे छोटा प्लांट बनता है अगर हम डिलीशियस वैरायटी जैसे रॉयल लगाते हैं। और फिर उस पर काम किया। उसके बाद साथ में 111, 106 जो ये सेमी स्पर तक। फिर 2013 से हमने शुरू किया हाई डेंसिटी पे काम। हाई डेंसिटी पे M9 पे काम शुरू किया। फिर उसके बाद फिर ये चीज़ ज़्यादा पसंद आई इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, और अब मेरे ख्याल से हमारे लिए बेस्ट उस पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं हमारे। आपको क्या लगा इसमें शुरुआती दौर में, क्योंकि इधर ट्रेडिशनल खेती का दौर था वो जी, बागवानी भी सेबों में ऐसा दौर था कि सीडलिंग हर जगह सीडलिंग था और बहुत सारे एरिया ऐसे भी थे जहाँ लोगों ने ये मान लिया था कि यहाँ पे सेब बागवानी हो नहीं सकती, पौधा सूख रहा है। तो आपने इस तरह का अपना एक आइडिया माइंड में लिया या कोई विचार आया, ये कैसे, वो चुनौतियाँ क्या रही और जो शुरुआती दौर में आपको देखनी पड़ी उसमें? ये मेन तो हमारा फैमिली डिसीजन था, क्योंकि जो हम लोग करते हैं सारा मिलजुल के एक दूसरे सलाह से प्रॉपर मीटिंग करके। तो अंकल पापा ये लोग सब मिलके भी कुछ नया करते हैं। तो पापा सॉइल कंजर्वेशन से रिटायर हुए थे, एग्रीकल्चर से इनका पहले से लिंक था।
तो फिर और इन्होंने उससे क्या नाम, इनसे भी हेल्प मिली फिर। और हमारे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी हेल्प किया। उस टाइम 793 रूट स्टॉक आया था, वो दिया, उसको प्रोपोगेट किया हमने, क्लोनिंग से नए रूट स्टॉक बनाए। फिर धीरे धीरे फिर मतलब फैमिली डिसीजन है ये, एक अकेले का डिसीजन नहीं है, फिर मिलजुल के काम शुरू किया। और इसमें आपने जो बताया अभी कि हमने पिछले लगभग 10 सालों से ज़्यादा समय से आप रूट स्टॉक उसमें काम किया, तो शुरू में क्या चीज़ें रही, कोई ट्रेनिंग है या जो चैलेंजेस रही शुरुआती दौर में, वो आपने इसकी नॉलेज कहाँ से ली? क्योंकि एक नया काम था और शायद उस वक्त इंटरनेट भी इतना सही वो बात। नहीं था कि आज तो हम देखते हैं इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बड़े आसानी से उपलब्ध है। तो आपको इसकी मोटिवेशन कैसे मिली, कहाँ से मिली? कुछ तो थोड़ा यूट्यूब से भी मिला था कंटेंट के, वही फॉरेन में किस तरह काम हो रहा है। वहाँ तो लगभग 1910 से रूट स्टॉक पे काम शुरू हो चुका था, बिल्कुल। जो वाइड रूट स्टॉक। तो थोड़ा वहाँ से गाइडेंस मिली, कुछ स्टडी पेपर्स मिले रिसर्चर के। और बाकी फिर यहाँ पे हमारे को क्वाकधार था ना, क्वाकधार था हॉर्टिकल्चर का, पहले उसकी नर्सरी का नाम 793। फिर वहाँ कुछ उन्होंने पेड़ तैयार किए थे, फिर थोड़ी गाइडेंस वहाँ से मिली। फिर और मेन थी वो कि वाइड रूट स्टॉक था और जड़ों की बीमारियाँ उसमें काफ़ी कम थी। फिर वहाँ से स्टार्ट किया हमने। ये हम एक ब्लॉक में खड़े हैं यहाँ पे, जी। जो कि इनका चौहान साहब का ब्लॉक है, और इसमें इन्होंने ऑर्चर्ड का जो लेआउट है उसमें सन डायरेक्शन का भी ध्यान रखा होगा, और भी जो इरिगेशन के लिए और हवा के फ्लो के लिए इन्होंने सारी चीज़ों का ध्यान रखा होगा। तो थोड़ा सा हम उसमें जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे शुरुआती दौर में आपने इनका लेआउट में आपने कैसे कैसे किया? सबसे पहले तो ये जो ऑर्चर्ड लगा है नॉर्थ साउथ में लगा है। नॉर्थ साउथ पे लगाने का मतलब होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्लांट को मिले, और एक प्लांट की एक रॉ की लाइट शेड दूसरी रॉ पे ना पड़े। अच्छा, मतलब ये इधर की जो परछाई आएगी वो दूसरे पौधे दूसरे पे ना पड़े हैं, और एक प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिले। अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी। तो ये हमारा इस तरफ को नॉर्थ है, अच्छा, ये साउथ है। मतलब उत्तर और दक्षिण का जो डायरेक्शन है वो इसके लिए हाँ, ये सही इस है। तरफ ईस्ट है, इधर सूरज निकलेगा, इधर छुपेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हमारे प्लांट को मिलेगी, मतलब पूरा सनलाइट कवर करेगी। कवर करेगी शाम तक, जितना भी हमारे सनी आवर। और हम पिट बनाते हैं इतनी 1.5 फीट गहरी और 1.5 फीट चौड़ी, ये पूरी पिट खुदेगी। हाँ जी, तो मशीनों से क्या नाम टूल्स से। और उसके बाद फिर हम इसमें वो ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ये पहले रॉयल का ऑर्चर्ड था। अच्छा, बिल्कुल। मैं रोकना चाहूँगा आपको जी। ये जैसे यहाँ पे एक पुराना रॉयल ऑर्चर्ड था, शायद इस तरह पेड़ भी है, पौधे लगे होंगे यहाँ पे, जी। तो उसके बीच में आपने ये वो किया, तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ लगी कि आपको सॉइल को स्टेरलाइज करना था, उसमें जो बैक्टीरिया है, फंगस है या किसी भी तरह के जो जीवाणु है उसको ख़त्म करना। हाँ जी सर। तो उसके लिए सबसे पहले एक तो हमारा जो सबसे पुराना देसी तरीका, कि जैसे हमारे को बोलते थे कि भाई आप गड्ढा खोद दो बरसात के बाद और लगभग 2-3 महीने तक उसको खुला रखो। मेन हमने वही काम किया था। स्टार्टिंग में ट्रेंचें बनाई, उसके बाद ओपन छोड़ दिया, फिर उसके बाद वो करते क्या नाम H2O से स्टेरलाइज करते हैं। 200 लीटर पानी में लगभग 3 लीटर के आसपास H2O2, और उसको फिर वो मिट्टी की लेयर पे डालते हैं। लेकिन मेन काम तो करता है आप जितने टाइम तक इनको खुला छोड़ेंगे, फिर ये अपना फंगल फ्री वायरस तो नहीं, फंगल फ्री हो जाता है। फिर उसको हम भरते हैं, इसमें गोबर डालते हैं। अगर जहाँ क्ले सॉइल ज़्यादा, जैसे क्ले है, तो इसमें हल्का हल्का रेता डालते हैं ताकि वो लाइट सॉइल बन जाए, मतलब जड़ों को आगे बढ़ने के लिए इजी लाइट सॉइल मिल जाए। सॉइल। हाँ जी, ये वो जैसे क्ले सॉइल है, हार्ड क्ले, चिकनी मिट्टी टाइप। जी जी, बिल्कुल। फिर उसमें वो पूरा ये कर दिया और अपने जनवरी में प्लांटेशन शुरू किया। अच्छा, मतलब पौधे को लगाने का समय सेम रहेगा, वही रहेगा जो दूसरे रूटीन। ये ना जनाब, इसके बारे में गलत फहमियाँ बहुत है सबको। क्यों गलत? सबको लगता है कि भाई वो क्या नाम M9 पे काम कर रहे हैं तो बहुत। हमारे को परेशान तब होना था अगर हम कोई आम उगाते या कोई अंगूर उगाते, है तो सेब ही है, से पहले से हम उगा रहे पहले से उगा रहे। मेरे ख्याल से तो कोई नई चीज़ है इसमें इतनी ज़्यादा। अगर आप ये अभी ये देखो, ये राइजिंग बेड है। राइजिंग बेड हम रॉयल में भी अपनाते हैं।
जो हम ताकि पानी, लगाते हुए उसको हाँ, ऊपर उठा मतलब देते। जो आम सॉइल है उससे उससे हमारा थोड़ा- ऊपर आ जाए, बिल्कुल। ताकि जड़ों की बीमारियाँ कम से कम लगे। सिस्टम वही है सब पुराना। ये राइजिंग बेड है जो सारा वही है, कोई मतलब ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि भी आपको कुछ। ड्रिप लगती है, ड्रिप आप रॉयल में भी लगाते हैं। नहीं, रॉयल में अगर अच्छी क्वालिटी लेनी है और सुपर वैरायटी जो सीडलिंग पे लगी है उस पे लेनी है तो ड्रिप तो लगती है, पानी की जरूरत तो है ही पेड़। बिल्कुल जी। तो ये रूट स्टॉक जैसे यूनिवर्सिटी से जो आपने बताया कि वहाँ से लिए और आपने अपने उसमें वो प्लांट किए, तो इसमें स्प्रे, न्यूट्रिशन और इस तरह का भी आपको रॉयल जो बड़े पौधे लगे हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क आपने देखा है इसमें? देखो जैसे रॉयल में हमारे खादें पड़ती थी 3 डोजेज में, है ना। एक क्या नाम, जब हमारा जनवरी। सीजन शुरू हो रहा है उस वक्त एक पीनट साइज पे और एक पोस्ट हार्वेस्ट, तो उसी को इसमें हमने स्प्लिट डोजेज बना दी हर 10 दिन के गैप में। तो उसमें लगभग 5 ग्राम से 7 ग्राम जैसे इसको बांट देते हैं हम, 2 इसमें 3 इसमें। जैसे वॉलनट का जो साइज़ है उससे पहले तो हमारा नॉर्मल नाइट्रोजन हाई रहेगा, NPK पड़ते रहेंगे, और वॉलनट के बाद पोटाश बढ़ता जाएगा, सल्फर वगैरह बाकी चीज़ें। और पोस्ट हार्वेस्ट जैसे ही हमारा शेप तुरान फारिग हुआ उसके बाद फिर से NPK वगैरह फिर नॉर्मल खादें आएगी। जैसा रॉयल में होता था वो लगभग उस तरह की, लेकिन स्प्लिट डोजेज है, छोटे छोटे डोज में। आपने क्योंकि पौधे का साइज भी छोटा स्ट्रक्चर है भी देखना है हमें। और उस हिसाब से उसके लिए न्यूट्रिशन भी, जी। जो खाना पीना है वो भी उस जी। हिसाब से। बिल्कुल जी। अभी एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि इसमें जैसे आपने ये सारा ऑर्चर्ड को मैनेज किया, लगभग कितना जो क्लोनल रूट स्टॉक पे आपके पास कितने पौधे हैं जिसकी कि आप देख रेख कर रहे हैं? इस वक्त जो 793 पे हम होंगे, जो वो लगे हैं बाकी आउटसाइड वाले ऑर्चर्ड में, वो है 2000 के आसपास जिस पे हम फ्रूटिंग ले रहे हैं। और ये जो M9 वाला हाई डेंसिटी, इसमें भी 2000 के आसपास इस साल तक पहुँचे हैं। अभी और प्लांटेशन होगी इसके बाद। एक चीज़ पम्मी जी देखी गई है कि आज जो इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी है और एक जो आम जो बागवान है, जो जिसके पास लैंड होल्डिंग थोड़ी कम है, वो एक तरह से दबाव में है, कन्फ्यूज़न में है। वो सोचता है कि रूट स्टॉक लगाएं या सीडलिंग रूट स्टॉक लगाएं या क्लोनल रूट स्टॉक लगाएं। रूट स्टॉक थोड़ा महंगा भी है सीडलिंग रूट स्टॉक से, और दूसरा क्या है कि उसको कन्फ्यूज़न है कि उस पर वैरायटी कौन सी लगाएं। तो इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा बताएं कि वैरायटी चूज़ में और रूट स्टॉक चूज़ में एलिवेशन का और जगह स्थान या इस तरह में किस तरह से जो एक बागवान है वो अपना डिसीजन ले कि कौन सी चीज़ में मुझे जाना है। देखो मेन डिपेंड है अगर आपके पास पानी के कितना अवेलेबल है। अगर आपके पास पानी काफ़ी है, काफ़ी मीन्स लगभग 1 महीने में अगर आपके पास 30,000 लीटर बहुत है, 1000 अगर 30,000 लीटर आप स्टोर कर सकते हैं या आपके पास चलता पानी है, तो मेरे ख्याल से तो M9 से अच्छा कोई विकल्प नहीं। क्योंकि देखो ना, रॉयल हम 1 बीघे में 25 पेड़ लगाते हैं, बिल्कुल। यहाँ लगा रहे 250 इंटू जो हमारे पुराने प्लांट है M9 पर, वो लगभग 1 पेटी क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा जी। जी 25 किलो से ऊपर प्रोडक्शन ले रहे हैं हम, जो 2013 के पहले के थे। मतलब क्लोनल रूट स्टॉक पे लगा हुआ पौधा है। हाँ M9 पे ड्वार्फ उस पे आप लगभग 1 पेटी से ज़्यादा ले रहे हैं। ज़्यादा ले रहे हैं, 20 से 25 किलो। तो उस हिसाब से 250 पेटी बीघे में मेरे ख्याल से तो कहीं किसी भी तरीके से नहीं आ सकती हो, चाहे कितना अच्छा एस्टेब्लिश ऑर्चर्ड होगा। एक, अगर आपके पानी का अभाव है, कम है, तो आप सेमी ड्वार्फ पे भी जा सकते हैं। जैसे 106 M7 नहीं, वो तो वाइल्ड में आता है। वाइल्ड में 111 ये सेमी। वाइल्ड। और अगर आप और कम मेहनत करना चाहते हैं तो 793 पे, 111 पे जो विगरस रूट स्टॉक पे जाओ, वाइल्ड रूट स्टॉक पे, फिर उसमें प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी रॉयल वाइल्ड मॉइस्चर और बना रहेगा, साइज क्वालिटी और अच्छी। मतलब ये जो सपोर्टिंग का सिस्टम लगा है, जैसे यहाँ वायर GI वायर बेस्ड ट्रेलिस लगी हैं, उसमें भी क्या इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है जो बड़े विगरस रूट स्टॉक है, या ये बिना सपोर्ट के चल पड़ता है? ये तो जो ड्वार्फ है ये उसी में लगेगी स्पोर्ट, और जो 106 और M7 है उसमें शुरुआती सालों में
ग्राफ्ट के बाद कुछ टाइम, लगभग 2 या 3 साल। जब तक वो अपनी जड़ें हाँ जी, ठीक से ना प्रॉपर। डेवलप कर ले। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जो 111 और 793 है वो सेल्फ स्टैंड रूट स्टॉक है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं, आप जितना मर्जी बड़ा प्लांट बनाओ, वो फ्री है। मतलब एक जो कन्फ्यूजन रूट स्टॉक का है कि हम रूट स्टॉक पे जाएं, ये जो क्लोनल रूट स्टॉक है वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको अपना लेआउट और जी। अपनी नॉलेज को थोड़ा दुरुस्त करना है और बहुत आसान। मेन जो जैसे बड़े रूट स्टॉक है 111 और 793, उसमें ये है कि उसमें रूट की जो हमारी मेन दिक्कत सीडलिंग पे आ रही है, खासकर लो हाइट में, वो नहीं है। अच्छा जी। जैसे जड़ों की बीमारियां थी, रूट रॉट होगी, रूट रॉट, कॉलर रॉट, हाँ जी, इस तरह जो भी है, और वूलिया फीड भी काफ़ी कम है। तो मतलब जितनी जड़ों की ज़्यादातर बीमारियां हैं वो इसमें कम है। मतलब किन किन रूट स्टॉक में जी? 100 जितने वाइल्ड रूट स्टॉक, अच्छा, अब जैसे 111, 793, 106 कुछ हद तक इसमें लगी। जितना छोटा रूट स्टॉक होता जाएगा उतनी उसकी बीमारियों से लड़ने की के लिए क्षमता, वो सेंसिटिव है, हाँ, कम और हो वो जाएगी। जल्दी लग उसमें सकती जैसे ये इसमें केयर ज़्यादा। वाइल्ड रूट स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ रॉयल की तरह का प्रॉपर 5-6 पेटी का पेड़ बनाओ, मजे से, कोई दिक्कत। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्चर्ड डायरी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस जानकारी से वो अपने सेब बगीचे का अच्छे से प्रबंधन कर सकें। और हाँ, सेब बागवानी और अन्य विषयों पर आप रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हमारी वेबसाइट onn.in पर जाकर भी ले सकते हैं। आपने अपने बगीचे में कौन कौन से रूट स्टॉक लगाए हैं और आपने इन प्रजातियों का चयन किस तरह से किया है? हर एटीट्यूड के हिसाब से अलग अलग, जैसे इनको हम 3 जोन में बांट सकते हैं, लोअर, मीडियम और हाइट। तो लोअर में तो सबसे मेन जितने हाई कलर स्टेन है वो तो लोअर एलिवेशन के लिए ठीक रहेंगे। मीडियम में जैसे लो हाइट में हम डिलीशियस में प्रेफर करते हैं अपने लिए रेड ब्लॉक्स, डार्क बैरन, रेड ब्लॉक्स, जेरोमाइन और किंग रॉड, ये डिलीशियस में जो मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। और क्या नाम, गाला में हो गया हमारा डार्क बैरन, शिनको रेड। फिर जैसे जैसे थोड़ी लेट कलर स्टेन है वो मीडियम हाइट में, और जो लंबे टाइम के जैसे हाफ के है, अर्ली रेड वन वगैरह, वो 7500 से ऊपर चले जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है भाई, आपको प्रॉपर तरीके से आपको वैरायटी सिलेक्शन, क्योंकि और जैसे हाँ एक नया स्टेन आया है Z1, ये भी अच्छा है, लेकिन ये है कि मेन ज़्यादा वैरायटियों के पीछे ना जाएं। कम से कम एक वैरायटी के 200 से 300 पेड़ हों ताकि कुछ पेटियां तो भर पाए। हर साल कुछ ना कुछ नया स्टेन आएगा, फिर कंफ्यूज होएगा ये इस पे काम करें या उस पे काम करें। बस अपने ऊपर विश्वास रखें। जो आपको एक बार स्टेन लगाना शुरू किया, कम से कम 200-300 प्लांट, मतलब 200-300 डब्बे तो आप उसकी पेटियाँ तो बनाएं ताकि लॉट बने। नहीं तो ऐसा कि 2 पेटी एक वैरायटी की, 2 एक वैरायटी की, वो ना प्रॉपर मिक्स हो पाएगी आपस में। और मज़े की बात है, स्टेन आपस में बहुत कम मिक्स होते हैं। इसलिए है कि जिस वैरायटी पे आप काम कर रहे हो, अगर थोड़ी गलत भी लगी है तो उसके लगभग 100-200 पेड़ बढ़ने दो, ताकि वो कलर के इशू आएंगे। अगर थोड़ा दिक्कत आती है तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से आप उसको कलर को ला सकते हैं अगर कहीं आपके गलत लग गई है। वैसे तो आजकल सारे किसान अवेयर है वैरायटी का इतना ज़्यादा हो नहीं, मतलब भागे मत वैरायटियों के पीछे। ये इस बार की प्लांटेशन हमारी फरवरी की, रेड ब्लॉक्स और डार्क बैरन, ये है 953 प्लांट का एक ब्लॉक। तो ये क्या नाम, डार्क बैरन इसमें हमने हर 3 पेड़ के बाद दिया है। 3 प्लांट डिलीशियस के, जैसे रेड ब्लॉक्स के 3 प्लांट है, उसके बाद चौथा प्लांट डार्क बैरन का है, फिर 3 प्लांट फिर से डिलीशियस, चौथा प्लांट डार्क बैरन। वो फिर पॉलिनेशन इशू भी शायद थोड़ा कम हो जाएगा हमारा, फिर दोनों काम हो जाएंगे। और डार्क बैरन हाई कलर स्टेन भी है, उसके साथ अच्छा रहेगा। एलिवेशन के हिसाब से जैसे हमारा है 5500 एलिवेशन, तो रेड ब्लॉक्स हमारे को यहाँ पहले से 2013 से बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा था। और हाँ जी, मिक्स करके किया इसको, एक स्टेन गाला का आ गया और एक डिलीशियस दे दिया 3 पेड़ के बाद। इस तरह फल देने के लिए जो पौधे होते हैं, इसको किस आकार में ढाला जा सकता है?
और इसमें प्रूनिंग का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहता है? ये तो है जो मेन प्लांट है ना, ये फेदर प्लांट है। ये इम्पोर्ट ऐसा है, इसमें ज़्यादा हमारे को काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें आपके ब्रांचेस वगैरह प्रॉपर बनी होती हैं। और ये जैसे ही है, ये हम इसमें हमारे बेंडिंग लेट हो गई है, ये इस साल होगी बेंडिंग। ये हम इसको ज़मीन के पैरेलल इस तरह से बेंड करेंगे, लेकिन इसमें अब बीम आ गए हैं, फिर ज़्यादा फ्रूट लोड के हिसाब से अपने हिसाब से आ जाएगा। मेन काम तो प्रूनिंग का ही है। उसमें इसमें ये है कि आपको समर कटिंग वगैरह इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे हमारे को सनलाइट अंदर तक लेके जानी है, फ्रूट क्वालिटी की मेंटेन करनी है, तो उसके लिए सबसे मतलब प्रूनिंग का सिस्टम हमारे को लगभग 2 बार साल में समर कटिंग और 1 बार सर्दी की प्रूनिंग, वो इस तरह ये ज़रूरी है। मेन सारा डिपेंड उन्हीं पे है। उनको आप कुछ नहीं है, रॉयल की ट्रेडिशनल प्रूनिंग कर रहे थे, अब काटना तो सेब ही है। उनको आप 4-5 दिन अपने साथ रखो, 2 दिन में वो 2 दिन क्या 1 दिन में ट्रेंड हो जाएंगे। कुछ नहीं है, जो शूट एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं वो निकालने हैं। हेड बैक आपने हाइट के हिसाब से करना है कि आपने कितनी हाइट लेके जानी है, उस हिसाब से। तो ये मतलब प्रूनिंग का इशू भी इसमें कोई इतना खास बड़ा नहीं है कि भाई इसके लिए कोई स्पेशली प्रूनर चाहिए या कोई स्पेशली हो। आम आदमी भी प्रूनिंग कर सकता है। छोटी सी ट्रेनिंग है, 1-2 घंटे। जो प्रोफेशनल है वो 1-2 घंटे में आराम से ट्रेंड हो जाएगा, कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। ये सिर्फ बनाया गया है हमारे लिए कि भाई M9 पे काम किया, इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं है। 1 साल आप गलत करेंगे, दूसरी साल आप फिर सीख जाएंगे। अपना बगीचा लगाया है, गलती होगी तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि आप आधा कर देंगे पेड़ को काट के, कोई बड़ा इशू नहीं है प्रूनिंग का। बगीचे में खाद की आपूर्ति के लिए और सिंचाई के लिए हम कौन सी तकनीक को इस्तेमाल में ला सकते हैं? हमने ये छतों का पानी यूज़ किया है। जब बारिश आती तो छत का पानी इकट्ठा करते हैं। तो हमारे पास यहाँ आस पड़ोस में 2-3 छत है, सबका इकट्ठा पानी करके पाइपों के ज़रिए ये इस चैम्बर में डाल के सारा टैंक में डाल देते हैं। यहाँ फ़िल्टर होता है, यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ है, सैंड फिल्टर। आगे फ़िल्टर होके हम इसको यहाँ पंप के ज़रिए ऊपर दूसरे मेन टैंक में डाल देते हैं। फिर वहाँ से सारा ड्रिप सिस्टम शुरू हो जाता है फ़िल्टर करके। नहीं तो इसमें कचरा वगैरह आ जाता है ना बीच में सारा छत का, तो वो कचरा निकाल के फिर हम यूज़ करते हैं उसको। फिर तो हमारा ऊपर फ़िल्टर और भी लगा हुआ है टैंक के बाद, वो भी फ़िल्टर कर देता है जो कमी पेशी रह जाती है। ये हमारा यहाँ से ड्रिप सिस्टम है, और ये जो ड्रम है, ड्रम में हमारी खादें मिलती है, इसके आगे वेंचरी लगी है, और यहीं से हमारी खादें और पानी की मेन सप्लाई है, और ये ग्रेविटी पे चलता है सारा। हाँ, यहीं से वो जो रेन हार्वेस्टिंग वाला जो पानी आता है वो यहाँ पे आता है। पीछे ये क्या नाम 1.5 लाख लीटर के 2 टैंक है, एक ये वाला और एक उधर है 50,000 लीटर का। इन दोनों में स्टोर होता है, और यहाँ से ग्रेविटी के सारे पूरे बगीचे में नीचे को यहीं से जाता है, और खादें भी यहीं से पड़ती है इसमें। ड्रिप ये हमारे को प्रोवाइड की है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने। उसमें हमारे को 80% सब्सिडी हॉर्टिकल्चर देता है, और 20% फार्मर शेयर होता है। तो मतलब कोई इतना महंगा काम नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट की हर तरह से हेल्प मिलती है इस बारे में। इससे हम दोनों चीज़ें, जैसे पानी भी चलता रहेगा, और जो हमारे वो क्या नाम न्यूट्रिशन हर 10 दिन बाद इन ड्रिप के सारे चलती है। वो डोजेज में जैसे कोई 5 ग्राम है, 10 ग्राम है पर प्लांट के हिसाब से कैलकुलेट करके उस तरह पानी में वेंचरी मिक्स होता है। फिर वेंचरी के सारे ये पूरे ब्लॉक में आता है। जैसे हमने इनको 2000 पेड़ को 4 ब्लॉक में बांटा है, तो 4 ब्लॉक में हमारे को 2000 पेड़ में लगभग 2.5 घंटा खाद डालने में लगता है। 2.5 घंटे में हम कंप्लीट कर देते हैं खाद डाल, हर 10 दिन में, हर 10 दिन। और वो ये जो पानी है, पानी का हमारा वो जैसे आगे पीक जो टाइम आता है हमारा, जैसे मई जून खासकर ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर हम इसको हर 7 दिन में पानी का कर देते हैं 10 दिन से। जितने भी क्लोनल रूस्टॉक पर लगे पौधे होते हैं, इनको खड़ा रखने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत रहती है। आपने अपने बगीचे में इसके लिए कौन सी तकनीक को अपनाया है?
ये पिलर है हमारे यहाँ पे, ये हम खुद तैयार करते हैं यहाँ पे घर पे। इसमें क्या नाम कंक्रीट का मिक्सचर है और 8 mm के 4 लेंथ होती है शरीय की, और घर में यहीं प्रॉपर फर्मे पे बनते हैं। अच्छा जी। और यहीं पे तैयार हो रहा है सारा, कोई बाहर से नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं किया, खुद अपने हिसाब से यहीं पे। पिलर हम हर 20 पेड़ के बाद, मतलब लगभग हर 20 मीटर में, 20 या 15 से 20 मीटर में 15 पेड़, और जहाँ स्ट्रेट लाइन है वहाँ हम 20 पेड़ तक चल जाते हैं, नहीं तो 15 पेड़ में एक पिलर लगाते हैं। और या जहाँ से लाइन में कर्व आता है वहाँ पिलर लगाना ज़रूरी है। ये पहले ही आपको सोच के, जब आप खेत तैयार करेंगे, साइट डेवलपमेंट करेंगे, ये उस टाइम सोचना ज़रूरी है कि हमारे पोल कहाँ लग रहे हैं, और इस तरफ कोई पोल एक हर तरफ एक लाइन में आनी चाहिए। कल को जाली लगनी है, इसके ऊपर जाली लगनी है तो उसके लिए पोल का लाइन में होना ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे से वो टाई अप हो सके। ये है, ये चीज़ें पहले सोचनी पड़ेगी आप। मतलब ये है कि एक बार का इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद आपको फार्मिंग ईजी हो जाएगी, फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने प्रॉपर चैनल तरीके से पोल लगाए हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट में आपके प्लांट लगे हैं, फिर उसके बाद फिर जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2.5 घंटे हमारे को खाद डालने में लगता है, और फिर कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। हमारे पिलर के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं इस तरह, ये इस तरह इसका वो जाड़ा बनता है। इसमें 8 mm का शरिया, 4 mm, ये है 13 फुट लंबा, 8 mm के 4 शरिये, और क्या नाम, ये रिंग लगते हैं इसका, सादी GI वायर के रिंग लगते हैं। इस तरह तैयार होता है। फिर फटों के बीच हमारा इसमें कंक्रीट पड़ेगा, फिर हमारा कॉलम तैयार हो जाएगा। कोई ऐसी स्मार्ट तकनीक बताओ जिसका प्रयोग बगीचे में आसानी से किया जा सकता है। ये है इंसेक्ट ट्रैप हमारे, जो जैसे हमारे गर्मियों में इंसेक्ट ट्रैप आते हैं, ये इंसेक्ट आते हैं, उसको करने के लिए क्या नाम, पकड़ने के लिए इसमें आगे इंफ्रारेड लाइट जलती है अंदर, रात को ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, सोलर से चार्ज होता है। और यहाँ पे आपका साबुन का मिक्सचर वाला पानी रहता है, फिर इंसेक्ट इससे टकरा के नीचे गिरते रहते हैं, और ये मतलब बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। हाँ, तो उसका जो उस टाइम एक तो गर्मियों उनका मीटिंग पीरियड होता है इंसेक्ट का, बीटल का, उसके बीटल होते हैं, फिर उसके बाद एग देते हैं, हैच करते हैं, तो उससे पहले ये रात को इसके साथ इकट्ठे हो गए, मतलब आप उनकी वो पूरी ब्रीड पॉपुलेशन कम कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, तो पूरा सर्कल तोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी जी, ये भी कर सकते हैं। तो अगर एक्सपेंस इस तरह भी नहीं करना चाहते आप, तो एक 100 वाट का सादा बल्ब, जो पुराने हमारे बल्ब आते थे, उसको आप एक छोटी सी पिट बना के उसके ऊपर रात को टांग सकते हैं, उसके भी इंसेक्ट इकट्ठे होकर उसको पिट में गिरेंगे, वो भी एक तरीका है। मतलब आपको करने की झील चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हाय करो से हाय। खरपतवार प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है? वीड मैट आपको लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक भी इसको लगा नहीं रहने दे, फिर आपकी सॉइल के जो ऊपर वाला ह्यूमस है वो डेड हो जाएगा। मतलब आपको कुछ टाइम बाद खोलते रहने निकालनी पड़ेगी, लगातार आप इसको पूरी साल नहीं रख सकते। ये इतना खास ज़रूरी नहीं है, तो हमारे अपने फ़ायदे के लिए, हमारे को बार बार घास काटना ना पड़े, ये इसके लिए। फिर बाकी नहीं तो हमारी मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा लगेगी। और बाकी वीड मैट, और सबसे मेन है, सबसे बेस्ट है, आपको अगर घास की मल्चिंग कर पाते हैं वो और बढ़िया है, उसमें एयर फ्लो बना रहता है, मॉइस्चर भी जाएगा, घास का और बढ़िया है अगर हो पाए तो। जी जी जी, न्यूट्रिशन भी, ह्यूमस मेंटेन रखेगा सबको। ये हमारे जो बीच की ये चलने वाली जगह है, इस बार हमने इसमें नया एक्सपेरिमेंट किया है, ये लहसुन लगाई है बीच में, देखते शायद ये भी ठीक रहे, नई फार्मिंग हमारी। आपने अपने बगीचे में कौन कौन सी वैरायटियां लगाई है और उसके साथ आपका अनुभव कैसा रहा है? हमारा 2013 का इंपोर्ट है, ये है रेड ब्लॉक्स लगा हुआ, 106 पर, 106 रूट स्टॉक पर है, सेल्फ स्टैंड रूट स्टॉक है। हमने वैसे इसमें ड्रिप लगाई है, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है तब भी आप
का अच्छा कामयाब है। मतलब 8 साल का प्लांट है ये छोटे हैं, पीछे को और ज़्यादा बड़े प्लांट है। ये 2018 का इंपोर्ट है हमारे। ये वाला जो है लाइन उस टाइम PGA ने मंगवाए थे प्लांट। ये है जेरोमाइन लगा है M9 पे 2018 का इंपोर्ट। ये 2013 के ये M9 पर है। ये गाला है शायद वो है क्या नाम, रेड लम गाला 2013 का है। अब आप देख सकते हैं M9 पर है। स्ट्रक्चर देखो पेड़ का, ये एक पेटी क्रॉस है पेड़, एक पेटी से ज़्यादा लगते हैं इसमें। अभी कुछ शायद 1-2 पेड़ में ग्रैनी स्मिथ बचे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फ्यूजीजन है M9 पर, ये भी 2013 का इंपोर्ट है। अब आप स्ट्रक्चर और डाया देख सकते हैं पेड़ का, कितना तना कितना है। एक पेटी से ये भी क्रॉस है पुराने पेड़। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप जैसे कि भी एक डब्बा आएगा या 10 किलो 15 किलो, ये 25 किलो से क्रॉस है ये सारे प्लांट 2013 के 8 साल। ये आगे M9 पे ग्रैनी स्मिथ है। अभी हमने तोड़े नहीं है, अभी घर के लिए अपने खाने के लिए रखे हैं, कुछ दिन बाद तोड़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं क्रॉपिंग यूनिफॉर्म क्रॉप हर साल एक जैसी क्रॉप आती है। और साइज़ वगैरह अगर आप प्रॉपर थिनिंग वगैरह करते हैं तो मेरे ख्याल से साइज़ वगैरह का भी कोई M9 पे कोई खास इशू नहीं है। ये वाले जो प्लांट है ये 793 पे स्कारलेट है, जो हमारे पुराने से जो मैंने बताया था 2000 प्लांट है। ये अब फ्रूटिंग पे आ चुके हैं। रूट स्टॉक इसमें 793 है। और सबसे मेन बात है, जड़ों की कोई दिक्कत नहीं है। वाइल्ड रूट स्टॉक है, जड़ों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो बोलते हैं कि बोरर नहीं लगता है, लेकिन इसमें इसका रूट जोन बहुत ज़्यादा है, बहुत घनी रूट्स होती है, तो इससे जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता बोरर का। लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता। पुराने लगे बगीचे के साथ नया लगा बगीचा कैसे विकसित किया जा सकता है? आपके अनुसार 5000 से 5500 फुट तक की ऊंचाई पर सेब का बगीचा लगाने के लिए कौन सी प्रजाति का चयन किया जा सकता है? सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरे ख्याल से कि अगर हमारे को लेबर कॉस्ट और बाकी सारे जो हमारे खर्चे हैं अगर उनको कम करना है तो मेरे ख्याल से तो क्या नाम ये हाई डेंसिटी फार्मिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर 3-4 की फैमिली है तो आराम से, अब देखो आप और मैं आराम से इस प्लांट से आराम से फ्रूट तोड़ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। रॉयल के लिए आपको प्रॉपर लेबर चाहिए 10 से 12 जनों की, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब तो ग्रेडिंग पैकिंग मशीनें हैं, बाकी अब तो और ज़्यादा आसान है। कल्टीवेशन के काफ़ी टूल आ गए हैं, इतना वो नहीं है। इसमें आपकी लेबर कॉस्ट आप आराम से घटा सकते हैं। ये आप अपने बगीचे में डिलीशियस पेड़ों को जो हमारे पास जो हमारे को अभी तक पाल रहे हैं उनको मत छेड़ो। उसमें आप अपना कोई खाली ब्लॉक वो देख लो, भी खाली लैंड कहीं खाली हो रहा है, उसमें एक तरफ से आप एक्सपेरिमेंट तौर पे नया शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रॉयल काट के शुरू करें। हमने यहाँ पे रॉयल एक भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। जो हमारी ज़मीनें खाली हो रही थी, रूट बोरर था या कोई और कारण था जो हमारे यहाँ ज़मीनों में प्रॉब्लम थी, वो जो पुराने हो रहे थे वहाँ पे हमने शुरू किया है। रॉयल हमने अभी तक 2-4 पेड़ के अलावा एक भी नहीं काटा 2000 पेड़ों में। हम रॉयल को नहीं छेड़ रहे, रॉयल ने तो पाड़ा है हमारे को, आगे भी पाड़ेगा। लेकिन ये है कि हम आप एक्सपेरिमेंट तौर पे अपने जो खाली ज़मीनें हैं उसमें आके वो क्या नाम उसमें बढ़िया सा एक ब्लॉक देखा, थोड़ा अपना पानी का हिसाब किताब देखा कि आप अगर आपके पास 10-12 हज़ार लीटर पानी अवेलेबल है पर मंथ बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अगर 10-12 हज़ार लीटर पानी है तो आप लगभग 500 पेड़ तैयार कर सकते हैं। वो मतलब कोई इतनी बड़ी विधि नहीं है कि इसमें आपको, अगर किसी को कुछ तरह की इसके बारे में प्रॉब्लम है, कोई हेल्प की ज़रूरत है तो बस आपको करने का जज्बा चाहिए, बाकी भगवान खुद देख लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी नई साइटें तैयार हो रही है इस बार, जो जहाँ इस साल प्लांटेशन होगी। आओ यहाँ देखो आपने टोटल वेस्ट नहीं, इसमें रॉयल भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो इस तरह हमने बड़ी झाड़ियाँ पत्थर थे ये यूटिलाइज हो गया और मिट्टी के कट्टे भर के इस तरह दीवारें लगी। और अभी दिसंबर तक ये खाली नहीं रहेगा, यहाँ साग लगाओ। अगर तो पानी है तो रूट स्टॉक में मैं तो प्रेफर करूँगा क्या नाम M9 ही, और वैरायटी में जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स और किंग रॉट, डार्क बेरन गाला और अपना शिनको रेड गाला, ये 5 वैरायटी है। इसमें से आप कोई भी जो आपको ठीक लगती है वो चुन सकते हैं। ये बेस्ट रहेगी 5500 से 6000 के एलिवेशन के लिए।
बागवान भाइयों, आपने देखा किस तरह से मंजीत चौहान ने नई तकनीक का प्रयोग करके अपने सेब बगीचे को विकसित किया है। बागवानी को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए इसके प्रबंधन से जुड़ी छोटी छोटी तकनीकों को सीखना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं तकनीकों की मदद से बागवान गुणवत्ता युक्त फसल ले सकते हैं। हमारा ये वीडियो भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल ऑर्चर्ड डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप बागवानी से जुड़ी जानकारी के लिए मंजीत चौहान से संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने बगीचे का भी। तब तक के लिए धन्यवाद।